साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत। मेरे YouTube चैनल @जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं उत्तराखंड के कवि मोहन मुक्त की कविता स्वतंत्रता सेनानी का पाठ करूंगा। इस कविता में उन्होंने एक रूपक को गढ़ा है, बहता हुआ युद्ध। यह रूपक उत्तराखंड और भारत में जाति के खिलाफ हर समय लड़े जा रहे ऐतिहासिक युद्ध को बिंबित करता है। एक ऐसा युद्ध जो रुका नहीं है, अभी भी बह रहा है। उनका एक काव्य संग्रह है, हिमालय दलित है, काफ़ी चर्चा में है। इस संग्रह की कुछ कविताओं का पाठ मैंने एक वीडियो में बनाया था, जिसे आपने काफ़ी पसंद किया है। उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। कविता सुनाने से पहले इस कविता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भारत को राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन भारत अभी भी अनेक तरह की सामाजिक और सांस्कृतिक गुलामियों में कैद है। सामाजिक लोकतंत्र भारतीयों की रगों में काफ़ी कम पहुंचा है। सामाजिक लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले विचारों और संस्थाओं के खिलाफ संघर्ष करने वालों को यह देश कम पसंद करता है। शायद यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी महत्वपूर्ण किताब जाति प्रथा का उन्मूलन के आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि स्वराज्य की लड़ाई में पूरा देश आपके पक्ष में होता है, लेकिन जाति के खिलाफ की लड़ाई में आपको पूरे देश से लड़ना होगा, और वो भी अपने ही देश से। लेकिन यह स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का मानना था। अंग्रेज़ों ने 1846 में नैनीताल की माल रोड का निर्माण करवाया। उन्होंने उसमें समानांतर तौर पर दो सड़कें बनवाई। एक को अपर माल रोड कहा गया और दूसरी को लोअर माल रोड। अपर माल रोड पर केवल अंग्रेज चल सकते थे। अगर कोई भारतीय अपर माल रोड पर गलती से भी चल जाता था तो उसे दंडित किया जाता था। भारतीय केवल लोअर माल रोड पर चल सकते थे। अंग्रेज़ों ने वह भेद रेस के आधार पर किया, यानी नस्ल के आधार पर, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर ऐसे भेद भारत के गांव और शहरों में कोई छुपे हुए नहीं हैं। एक रिसर्च पेपर में लिखा गया है कि इंडियन सिटीज आर एप्लीकेटिंग द रूरल सेटलमेंट पैटर्न दैट हैव बीन इन प्लेस फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यानी भारतीय शहर सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे ग्रामीण पैटर्न की नकल कर रहे हैं। किस पैटर्न की? शहर रहने के उस जातिवादी पैटर्न की नकल कर रहे हैं जिसमें पड़ोस जाति के आधार पर तय होता है, और अब शहरों में ऐसा हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में सुनिए कविता स्वतंत्रता सेनानी। अच्छा, तुम्हें गर्व है, तुम्हारे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे तो परदादा और परदादी दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे। मुझे इस बात पर गर्व नहीं, खुशी है। वो स्वतंत्रता सेनानी थे क्योंकि वो तुम्हारे गांव में जिंदा रहकर मेरे दादा को पैदा कर पाए थे और उन्हें जिंदा रख पाए थे कि वो मेरे पिता के पिता हो सकें। ये एक संघर्ष था, युद्ध था, जिसमें मिले घाव और चीखें मेरे खून में बहती हैं। जब मैं मारा जाऊंगा तो वो जाहिर हो जाएंगी, गूंजेंगी चारों ओर। वे शांत दिखते थे, लेकिन वे अपने आदिम कोल मुंडा पुरखों की लड़ाई की थकान नहीं मिटा रहे थे। वे अपने युद्ध शिविरों में भविष्य के हथियार गढ़ रहे थे। उनके हाथ जब पत्थर पर घिस रहे थे तो चिंगारियां उड़ती थीं। देखो मेरी कविताओं के शब्दों की अंगार चमक। मेरे दादा और दादी ने सूत नहीं काटा, उन्होंने चमड़ा पकाया। उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी खादी पहनने के लिए, दरअसल उनका युद्ध कपड़े पहनने के लिए था। उन्होंने नहीं किया बहिष्कार अंग्रेजी के स्कूलों का। उन्होंने मेरे बहिष्कृत पिता को स्कूल भेजा, और मेरे पिता भी थे स्वतंत्रता के नायक। बर्तन मांझकर ग्रेजुएट हुए। आरक्षण विरोधी राज्य आंदोलन के दौरान मैंने देखी उनकी आदिम स्मृति की करवट क्रांतिकारी। जब उन्होंने दीवार पर से इंदिरा गांधी की तस्वीर हटाकर अंबेडकर का चित्र लगाया था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर KR नारायणन आते और संविधान समीक्षा के खिलाफ बोलते तो मेरे पिता की आंखें दिए जैसी जगमगाती थीं, युद्ध के संकेत सी स्वायत्त। देखो मेरी कविता के शब्दों की अंगार चमक। और देखो मुझे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा सीधा। मैं हाड मांस रक्त मज्जा का पुतला नहीं, मैं चैतन्य हूँ, भौतिक सबूत हूँ, निशान हूँ, हथियार हूँ, औजार हूँ।
गवाही हूँ मैं, युद्ध हूँ बहता हुआ। मेरी विरासत स्वतंत्रता संघर्ष की है। मैं जलता हूँ आग में जो मेरे भीतर उस समय से है जब हिमालय से लावा बहता था और मेरे पुरखे गिरती हुई बर्फ पर नहीं, उठती हुई लपटों पर डालते थे कमंद। वो लड़ते थे स्वतंत्रता की लड़ाई और फूटती थी चिंगारियां। देखो मेरी कविता के शब्दों की अंगार चमक। शुक्रिया।